लेक्चर नंबर 55 पार्ट 2 इंड AS 103 बिजनेस कॉम्बिनेशन। जब भी बिजनेस कॉम्बिनेशन होता था तो क्या होता था कि पेरेंट दूसरे कंपनी को खरीदता था और पेरेंट को CFS बनाना होता था, क्योंकि उसके पास अब एक सब्सिडियरी है। ट्रू, वेरी ट्रू। बिजनेस कॉम्बिनेशन अंडर CCT क्या होता था भाई? CCT वहाँ होता था जहाँ बिफोर एक्विजिशन और आफ्टर एक्विजिशन जो पेरेंट होता था वो सेम होता था। ओके, वेरी ट्रू। एक केस याद होगा जहाँ पे क्या होता था कि एक पेरेंट होता था, उसका 2 सब्सिडियरी होता था, A और B। A B को खरीद लेता था, लेकिन स्टिल पेरेंट A ये ऊपर वाला आदमी ही रहता। सो ये CCT का क्वेश्चन होता था। लेकिन जहाँ पे भी ऐसा केस होता है ना, तो वहाँ पे जो पेरेंट होता है उसको CFS में कंपैरेटिव फाइनेंशियल ईयर का भी डेटा देना होता है। ओके, लाइक फॉर एग्जांपल, अगर पेरेंट A है, B और C आपका क्या उसको कहते हैं सब्सिडरी है, B C को खरीद ले रहा है, तो पेरेंट को क्या करना होगा, इस A को क्या करना होगा कि कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना होगा एक करंट ईयर का, जिस दिन जब डेट ऑफ जो एक्विजिशन का ईयर है। लाइक फॉर एग्जांपल 11-12 में अगर अक्वायर किया है तो उसका तो देना ही पड़ेगा तुमको CFS में, प्लस CFS में कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो 10-11 है, 10-11 फाइनेंशियल ईयर प्रीवियस ईयर का, उसका भी तुमको डेटा देना पड़ेगा। ओके, ट्रू। बट एक बात बताओ, अगर ये जो कंपनी थी A लिमिटेड, जो पेरेंट कंपनी है, वो स्टार्ट ही हुई थी 1 अगस्त 2011 को। अगर वो पेरेंट कंपनी 1 अगस्त 2011 को स्टार्ट हुई थी तो वो प्रीवियस ईयर तो कुछ फंक्शन की ही नहीं थी, तो काहे का कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट? ट्रू, वेरी ट्रू। लाइक फिर से समझाते हैं। ए कंपनी है A, ये कंपनी स्टार्ट हुई है 1 अगस्त 2011 को। ठीक, 1 अगस्त 2011 को कंपनी स्टार्ट हुई है। उसके अंदर 2 सब्सिडियरी था, लेकिन अगले साल डेट इज 1 अप्रैल 2012 बिजनेस अक्वायर हो रहा है, B अक्वायर कर रहा है C को, तो पेरेंट को कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा CFS में। कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब कि प्रीवियस ईयर का, तो वो खरीदा कब था 2012 में, तो 12-13 का CFS बनाएगा और कंपैरेटिव उसको बनाना चाहिए था 11-12 का। लेकिन 11-12 का मतलब 1 अप्रैल 11 से 31 मार्च 12, लेकिन कंपनी ही स्टार्ट हुआ था 1 अगस्त 11 को। तो ये जो अप्रैल मई जून का और जुलाई का डेटा नहीं देंगे? हाँ भाई, नहीं देंगे। जहाँ डेटा नहीं हुआ क्या कर सकते हैं? तो इसी के ऊपर एक इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन नंबर 34, वो तुम देख लेना। ओके, फाइन। उसके ऊपर इलस्ट्रेशन नहीं है, हाँ उसी के ऊपर इलस्ट्रेशन, ठीक है। अब एक दूसरा एक क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 1 है, उसको देखोगे तो उसमें 3 चीज़ तुमको समझना है। पहला, उसमें तो 2-3 लाइन लिया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि टैक्स रिटन डाउन वैल्यू या डिडक्टेबल फॉर टैक्स या नो टैक्स डिडक्शन आर अवेलेबल। तो इसमें तुम कंफ्यूज हो सकते हो, तो वही समझा रहे क्या है। नो टैक्स डिडक्शन और इज अवेलेबल, उसका मतलब तुमको समझ में आएगा कि कोई भी उस कंपोनेंट के ऊपर टैक्स डिडक्शन अवेलेबल नहीं है। दैट इज परमानेंट डिफरेंस है। जहाँ भी परमानेंट डिफरेंस होता है वहाँ पे तुम कोई डेफर टैक्स बनेगा ही नहीं। डेफर टैक्स वहाँ बनता है जहाँ टेम्पररी डिफरेंस होता है। तो जहाँ परमानेंट डिफरेंस है वहाँ टैक्स बेस कुछ होगा ही नहीं, जीरो मान लेंगे, क्योंकि डेफर जीरो इन द सेंस नॉट एप्लीकेबल, नॉट जीरो, नॉट एप्लीकेबल मानते हैं, तभी डेफर टैक्स कुछ नहीं बनता है। ठीक है, तो ये तो तुमको पता है कि नॉट टैक्स डिडक्टेबल, नो टैक्स डिडक्शन इज अवेलेबल का मतलब। लेकिन 2 वर्ड है, एक वर्ड है लिखा हुआ कि टैक्स रिटन डाउन वैल्यू और एक है डिडक्टेबल फॉर टैक्स। इसका मतलब क्या हुआ भाई? नो टैक्स डिडक्शन का मतलब तुम बोला था कि वहाँ पे परमानेंट डिफरेंस है तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन जहाँ डिडक्टेबल फॉर टैक्स है वहाँ पे डेफर टैक्स तो बनेगा। हाँ भाई, बनना चाहिए। बट इस क्वेश्चन में कुछ इशू है। लाइक फॉर एग्जांपल क्वेश्चन 1 पेज 29.58, उसमें देखोगे कि PP हैज़ फेयर वैल्यू इतना एंड टैक्स रिटन डाउन वैल्यू ऑफ 6,000 लाख, फेयर वैल्यू 8 लाख और उसका टैक्स रिटन डाउन वैल्यू 6 लाख। क्या बोलना चाह रहा है? टैक्स रिटन डाउन वैल्यू का मतलब यहाँ पे है टैक्स बेस, कि भले उसका फेयर वैल्यू है तुम्हारा 8 लाख, लेकिन उसका टैक्स बेस होगा 6 लाख। तो तुम बोलेगा टैक्स बेस तो वो कैरिंग अमाउंट होता है ना, जो फेयर वैल्यू होगा वो तुम्हारा
सॉरी, जो कैरिंग अमाउंट जब डेफर टैक्स का कैलकुलेशन बनाते हो तो कैरिंग अमाउंट का मतलब फेयर वैल्यू, टैक्स बेस का मतलब कैरिंग अमाउंट। तो टैक्स बेस का मतलब कैरिंग अमाउंट होता है। यहाँ पे पीपी का कैरिंग अमाउंट दिया हुआ है 7,000, तुम फिर से बोल रहे हो टैक्स रिटेन डाउन वैल्यू 6,000, तो टैक्स बेस दो को हो जाएगा, एक 7,000 और एक 6,000। फेयर वैल्यू तो अलग चीज़ है 8,000 का। हाँ, यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ दो टैक्स बेस नहीं है, टैक्स बेस एक ही है। हम लोग जो बैलेंस शीट में कैरिंग अमाउंट दिया हुआ है पीपी का, उसको टैक्स बेस नहीं मानेंगे। ये जो यहाँ लिखा हुआ है टैक्स रिटर्न और वैल्यू 6,000, हम लोग उसको टैक्स बेस मानेंगे। ठीक है भाई, तो जहाँ भी वर्ड लिखा हुआ है टैक्स रिटर्न और वैल्यू, उसको उसका मतलब होता है टैक्स बेस। ठीक है, फिर जब सेकंड पैरा पढ़ोगे उसमें लिखा है बैड डेट्स आर डिडक्टेबल फॉर टैक्स, deductible for tax purpose when written off against the allowance account by Dormant Limited. Employee benefit liabilities are deductible for tax when paid. Deductible for tax का मतलब क्या होता है? Deductible for tax मतलब कि उसके ऊपर टैक्स लगेगा, तो भाई टैक्स लगेगा मतलब वो टैक्स बेस बन सकता है। ट्रू, हाँ ठीक है भाई, डिडक्टेबल फॉर टैक्स का मतलब समझ में आएगा कि टैक्स बेस है वो। लेकिन क्या तुम कहना चाह रहे हो, कहना क्या चाह रहे हो हमको खुद नहीं पता है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो बैड डेट्स आर टैक्स डिडक्टेबल, उसका कहने का मतलब है कि वहाँ पे टैक्स बेस तुमको ज़ीरो लेना है। जो कैरिंग अमाउंट है उससे तुमको मतलब नहीं है, जो टैक्स बेस है उसको तुमको ज़ीरो लेना है। ठीक है, फिर नीचे लिखा हुआ है हाउएवर द ब्रांड डज नॉट हैव एनी कॉस्ट फॉर टैक्स पर्पस एंड नो टैक्स डिडक्शन आर अवेलेबल फॉर द सेम। मतलब ये परमानेंट डिफरेंस है। जहाँ भी परमानेंट डिफरेंस होता है वहाँ पे टैक्स बेस नॉट एप्लीकेबल हो जाता है, लेकिन ICAI उसको ज़ीरो माना है। तो ये चीज़ करके तुमको क्वेश्चन बनाना है। तो एक तो ये टैक्स बेस का तुम समझ लो, पहला टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू जो लिखा हुआ है वो टैक्स बेस है पीपी का। फिर बैड डेट्स आर डिडक्टेबल फॉर टैक्स या एम्प्लॉय बेनिफिट इज डिडक्टेबल फॉर टैक्स का मतलब हो गया कि उसका ये दोनों का बैड डेट का और एम्प्लॉय बेनिफिट लायबिलिटी का टैक्स बेस जीरो है। और उसके बाद जो तीसरा बात बोला हुआ है ब्रांड को लेके, तो उसमें तुमको टैक्स बेस को नॉट एप्लीकेबल ना लेके ज़ीरो लेना है। ठीक है, लॉजिक हमको नहीं पता। फिर तुम आ जाओ इसमें क्या नाम है बैलेंस शीट को लेके क्या बैलेंस शीट में डेफर टैक्स एसेट और डेफर टैक्स लायबिलिटी दिया हुआ है। तो जब तुम कैलकुलेट कर रहे होगे INA या फिर कुछ भी, तो उस टाइम तुमको इसको कंसीडर नहीं करना है। किसको? जो बैलेंस शीट में DTA और DDL दिया हुआ है। क्यों भाई, क्यों नहीं कंसीडर करना है? क्योंकि जहाँ पे भी ये सब बात क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना कि टैक्स डिडक्टेबल, रिटर्न डाउन वैल्यू, ये सब आना, सब जहाँ पे सब बात लिखा हुआ है वहाँ पे ये बात समझ जाना। मतलब इस क्वेश्चन को स्पेसिफिक ऐसा बात बोल रहे हैं, हमको लगता कुछ है कि यहाँ ये सब बाहर जहाँ लिखा हुआ था ना टैक्स रिटर्न वैल्यू, ये सब अलग से दिया हुआ है कि टैक्स बेस ये होगा, तो वहाँ पे डेफर टैक्स जो हैगा उसको कंसीडर हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग खुद से ढूंढेंगे। फिर तो जो बुक में दिया हुआ है उसको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो बाहर से दिया हुआ है कि टैक्स बेस वो नहीं है। डेफर टैक्स कब बनता है? जो कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू में डिफरेंस होता है, तो वो डेफर टैक्स को बना के दिया हुआ है। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि नहीं भाई डेफर टैक्स ये नहीं, ये है, तो उसको हम लोग इग्नोर कर देंगे। ठीक है, परफेक्ट। और इस क्वेश्चन में क्या दो चीज़ पूछा है कि सबसे पहले तो डेफर टैक्स एसेट या लायबिलिटी ढूंढ के निकालना है, क्योंकि इतना सारा डेफर टैक्स का बात बोला हुआ है। और डेफर टैक्स कब ढूंढते हैं हम लोग? INA ढूंढते हो टाइम स्टेप 4 में ऑन बिजनेस एक्विजिशन। ठीक है, और दूसरा में कि हमको गुडविल ढूंढ के देना है कि बिजनेस एक्विजिशन को सिर्फ गुडविल कितना आ रहा है। तो दो क्वेश्चन है। ठीक है, फाइन। तो पहले हम लोग 6 स्टेप बना लेते हैं, तभी तो हम लोग गुडविल भी निकाल पाएंगे। और INA जब ढूंढ जाएंगे तो हमको डेफर टैक्स पता चल जाएगा। तो जब करने जाओगे तो क्वेश्चन में अगर देखोगे तो इफ़ आई शो यू द क्वेश्चन, उसमें क्या कर रहा है, आइडेंटिफाई एक्वायर्ड फार्मा, स्टेप 2 एक्विजिशन 31 मार्च 18, स्टेप 3 PC 12,000, स्टेप 4 INA निकालोगे तो सारा एसेट को लोगे किस पे? फेयर वैल्यू पे, क्योंकि नॉर्मल एक्विजिशन है, फेयर वैल्यू पे ले लो। फेयर वैल्यू सिर्फ PP का अलग है 8,000, वहाँ पे चेंज मिलेगा, और सब सेम है। DTA और DTL को नहीं लेना है, ये बता चुके थे, देख लो यहाँ पे रेड पेन से लिखा हुआ है नॉट एप्लीकेबल, और स्टार दिया हुआ है नीचे। जब देखोगे तो वहाँ पे स्टार का मतलब भी हम समझाए हुए हैं। ठीक है, ओके। DTA और उसके बाद हाँ, और एक बार इन लोगों के पास एक ब्रांड भी है, तो वो लोग रिकॉर्ड नहीं किया था क्योंकि वो सेल्फ जनरेटेड है। तुम रिकॉर्ड करोगे क्योंकि तुम खरीद रहे हो, तो परचेज इंटेंजिबल एसेट को रिकॉर्ड किया जाता है। फाइन, तो वही किया हुआ है। और उसके बाद फिर डेफर टैक्स को लेकर बात बोला हुआ है, तो उसका वर्किंग नोट तुमको बनाना होगा कि बिजनेस एक्विजिशन की वजह से कितना डेफर टैक्स एसेट है या कितना लायबिलिटी है। तो उसका जब वर्किंग नोट बनाओगे तो याद होगा कि जब डेफर टैक्स निकालना हो तो व्हाट इज डेफर टैक्स डिफरेंस कब आता है? जब कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस में डिफरेंस हो।
तो हम लोग सारा आइटम्स को बैलेंस शीट का आइटम्स लेके फिर डिफरेंस निकालेंगे। उससे अच्छा कि जिसमें डिफरेंस है वही सब ले लें। तो किस में डिफरेंस है? एक पीपी में डिफरेंस है, फिर उसके बाद तुम्हारा क्या उसको बोलते हैं, एम्प्लॉय लाइबिलिटीज़ वाला जो है उसमें डिफरेंस है, प्रोविजन फॉर बैड डेट उसमें डिफरेंस है, और उसके बाद ब्रांड करके जो है उसमें डिफरेंस है। प्लांट में डिफरेंस ये है क्योंकि फेयर वैल्यू उसका 8,000 है और टैक्स बेस 6,000 है। एम्प्लॉय लाइबिलिटीज़ और बैड डेट्स का फेयर वैल्यू 900 और 300 है, लेकिन क्या उसको कहते हैं, उसका जो टैक्स बेस है वो 0 है। और ब्रांड सेल्फ जनरेटेड था इसलिए उसके बुक्स में नहीं था, तो हमारे पास फेयर वैल्यू है लेकिन उसका टैक्स बेस नहीं है, तो ऐसे डिफरेंस निकल जाएगा। तो जनरली हम लोग क्या करते थे कि बैलेंस शीट में बोला जाता था कि डेफर टैक्स को तुमको ऑफसेट करके दिखाना है, कि या तो नेट डेफर टैक्स एसेट दिखाओ या नेट डेफर टैक्स लायबिलिटी दिखाओ। इस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला हुआ है पॉइंट 1 में कि तुमको ऑफसेट करके नहीं दिखाना है। तो DTA है 360 और DTA है 1890, तो वैसे करके इसमें दिखा दो। देखो पहले इन लोग इसके जो बैलेंस शीट में DTA और DTL था उसको हम नॉट एप्लीकेबल लिखे हैं, जो हम लोग अपने वर्किंग नोट से निकाल दिए हैं वो DTA और DTL ढूंढ रहे हैं, तब हमारा INA आ गया। ठीक है, परफेक्ट। स्टेप 5 NCI में आ जाओ। हमारा इसमें कोई NCI ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग 100% एसेट इसका खरीद रहे हैं। हम लोग अज्यूम कर ले रहे हैं कि हम लोग एसेट खरीदे 100%, पूरा बिजनेस खरीद लिए। NCI की कोई बात ही नहीं है। स्टेप 6 में गुडविल निकाल दो, बस हो गया। तो ये क्वेश्चन था तुम्हारा। ठीक है, ओफू आगे देखोगे पेज 140 पे वेन जब ये लोग ब्रांड का बात किया तो बोला कि नो कॉस्ट फॉर टैक्स पर्पस और नो डिडक्शन। इसका हम लोग इंटरप्रिटेशन ये लेते हैं कि ये परमानेंट डिफरेंस है इसलिए नॉट एप्लीकेबल होता है टैक्स बेस, लेकिन ऐसे क्या बोला है कि यहाँ पे टैक्स बेस तुमको 0 लेना है, वो लोग ऐसे किया है। ओके, अब आओगे क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर 29.63 पे। उसमें तुमको निकालना है गुडविल। तो सीधा स्टेप नंबर 6 निकाल देना था, PC प्लस NCI माइनस INA। PC NCI तुमको मिल जाएगा, लेकिन INA में है उसमें थोड़ा सा इशू है। क्या कि देखो जब भी हम लोग इंटेंजिबल एसेट लेते हैं, अगर जो सेलर कंपनी उसके पास कोई इंटेंजिबल एसेट है लेकिन उसको रिकॉर्ड नहीं करके रखे हुए हैं, उसको रिकॉर्ड इसलिए करके नहीं रखे हुए हैं क्योंकि वो सेल्फ जनरेट किया है, लेकिन जब तुम खरीदोगे तब तो तुम रिकॉर्ड करोगे। ट्रू। और INA किस पे रिकॉर्ड करते हैं? फेयर वैल्यू पे। ट्रू। ये सब तो इंड AS 103 का बात है। अगर इंड AS 38 में जाओगे जहाँ इंटेंजिबल एसेट पढ़ाया गया था, हम लोग अपने बुक्स में INA को तब रिकॉर्ड, मतलब इंटेंजिबल एसेट को तब रिकॉर्ड करते हैं, उसके फेयर वैल्यू पे तब रिकॉर्ड करते हैं जब उसका करंट एक्टिव मार्केट होता है, नहीं तो हम इसको रिकॉर्ड नहीं करते हैं। ओके, उसको फेयर वैल्यू पे तभी रिकॉर्ड करेंगे जब उसका करंट मार्केट एक्टिव हो। ये कौन बोलता है? इंड AS 38। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्वेश्चन 6 में कुछ बोला नहीं है कि करंट मार्केट एक्टिव है कि नहीं है। जनरली कोई क्वेश्चन में नहीं बोलेगा इंड AS 103 के चैप्टर में, लेकिन इस क्वेश्चन में ये ऐसे वाला सब क्या बोला है कि करंट मार्केट एक्टिव होना चाहिए और तभी हम फेयर वैल्यू पे लेंगे। ट्रू, यही बात है। इंड AS 38 यही बोल रहा है कि अगर करंट मार्केट एक्टिव है तभी फेयर वैल्यू पे लो, अदरवाइज कैरिंग अमाउंट पे लो। यहाँ पे करंट मार्केट एक्टिव का बात नहीं बोला, तो ऐसे अज्यूम किया कि करंट मार्केट एक्टिव नहीं है तो हम इसको कैरिंग अमाउंट पे लेंगे। तो यहाँ पे 2 अमाउंट था 19 और 13, तो वो लोग लिया है 13। क्यों? क्योंकि ये कैरिंग अमाउंट है, वो लोग सोचा कि फेयर करंट मार्केट एक्टिव नहीं है इसलिए हम लोग फेयर नहीं लेंगे। ओके ब्रो, समझ में आ गया। ठीक है, यहाँ पे इंटेंजिबल एसेट को रिकॉर्ड कर रहा है कैरिंग अमाउंट पे, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला हुआ है कि करंट मार्केट एक्टिव है कि नहीं है। तो ये लोग अज्यूम किया कि अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं है तो करंट मार्केट एक्टिव नहीं है, इसलिए हम लोग कैरिंग अमाउंट पे लिखेंगे। ठीक है भाई, लिख दिया, फाइन। एक तो ये बात। दूसरा बात, इस क्वेश्चन में क्या हुआ है कि जो सेलर कंपनी है उसको एक ग्रांट मिला हुआ है कोई एसेट खरीदने के लिए, तो वो एसेट खरीदा और ग्रांट रखा हुआ है। तो कोई भी ग्रांट को अकाउंट करने का क्या मेथड है? या तो तुम एसेट माइनस जितना ग्रांट मिला है वो लिख के, और जो भी बैलेंसिंग फिगर, जैसे कि 7 लाख एसेट है, 5 लाख मिला है तुमको ग्रांट, तो 2 लाख पे तुम एसेट के दिखाओ, या फिर 7 लाख एसेट दिखाओ और 5 लाख का DGG दिखाओ, और वैसे DGG को तुम PL में जैसे एसेट को डेप्रिसिएशन करते जाओ और DGG को उसका अमोर्टाइजेशन करते जाओ, तो ऐसे करके दिखा सकते हो। तो जब इस कंपनी के पास है कुछ एसेट जिसपे DGG है, उसको तुम अपने बुक्स में जब लिखोगे तो INA में क्या करोगे? 2 मेथड है। या तो तुम नेट वैल्यू पे लिख दो अपने INA में, दैट एसेट माइनस जितना ग्रांट मिला है, या फिर जितना, या तो नेट लिख दो या फिर उसको क्या सो कहते हैं एसेट और माइनस लायबिलिटी करके लिखो, तुम जैसा चाहो ऐसे लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्या किया है? एसेट माइनस लायबिलिटी करके लिख दिया है। लाइसेंस मिला था और DGG है तो 7 - 7 0 करके दे दिया है। तो 2 इसमें चीज़ अज्यूम किया। पहला
कि अगर कुछ बोला नहीं हुआ इंटेंजिबल एसेट के बारे में तो वो करंट उसका मार्केट एक्टिव नहीं है, इसलिए उसको हम लोग कैरिंग अमाउंट पे लिखेंगे। और दूसरा कि अगर क्वेश्चन में कुछ बात नहीं बोला हुआ है, सेलर के पास कोई डीजीजी है, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, डीजीजी को भी ले लेंगे और एसेट को भी ले लेंगे, दोनों को माइनस करके नेट करके दिखा देंगे। ठीक है, सेम क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन नंबर 51 पेज नंबर 29.44 पे, लेकिन ये टोटल कॉन्ट्राडिक्शन क्वेश्चन नंबर तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 6 का। क्या इसमें लोग क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन में नहीं बोला कि करंट मार्केट एक्टिव है कि नहीं इंटेंजिबल एसेट का, लेकिन ये लोग मान लिया कि हाँ करंट मार्केट एक्टिव है और हम लोग कैरिंग अमाउंट पे फेयर वैल्यू पे लिखेंगे। तो ड्रग्स जो इसका आती है इंटेंजिबल एसेट उसको फेयर वैल्यू पे लिख दिया है। ओके, और दूसरा चीज, जब सेलर कंपनी के पास एसेट मिला है और उसके ऊपर और ग्रांट, मतलब एसेट मिला है प्लस ग्रांट भी मिला है, मतलब एसेट खरीदा है उसके ऊपर ग्रांट मिला है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में क्या किए थे कि एसेट और ग्रांट को नेट ऑफ करके दिखा दिए थे। इसमें क्या बोल रहा है कि सिर्फ एसेट तुम लोगे, ग्रांट को तुमको 0 दिखाना है। क्यों दिखाना है नहीं पता सर। अब तुम दोनों में क्वेश्चन में से कौन सा क्वेश्चन का मेथड यूज करोगे? सर बोले कि जो अच्छा लग रहा है वो कर लो, बस एग्जाम में वो दे देना, नोट दे देना इसका, बस तुम्हारा लेक्चर इंडेस 103 हो गया, खत्म। बाय बाय।